हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। इसके पिछली कक्षा में बाबू हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में हमने जाना था कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किस तार का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है या ज्यादा होता है, पतले तार का प्रतिरोध कम होता है या ज्यादा होता है, इसको हमने पढ़ा है। ठीक है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगर कोई चालक अपने में से धारा के प्रवाह को का विरोध करता है तो उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये हमने जाना सीखा। पतले तार का प्रतिरोध, अगर पतला तार हो, अगर उसका लंबाई ज्यादा होता है तो प्रतिरोध ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। अगर मोटा तार होता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। मतलब वो जितना ही मोटा होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम घरों में जो है जब वायरिंग करते हैं तो हमारे घरों में जो वायरिंग होता है बिजली का, वो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में। तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम, जिसको समानांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं कि अपने घरों में किस तरह का वायरिंग किया जाता है। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन या बोलिए सेल का संयोजन। बैटरी को जोड़ते हैं तो वो भी संयोजन ही हुआ। एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी से टॉर्च होता है। टॉर्च में पहले वाले जो टॉर्च होता था, मोटा वाला जो बैटरी आता था, उसमें दो तीन बैटरी लगाते थे हम, तो उसको हम किस क्रम में लगाते थे, श्रेणी क्रम में। तो उसी को हमें समझना है। तो देखो, प्रतिरोधों का संयोजन हो या सेलों का संयोजन, या सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। ठीक है, तो ये प्रतिरोधों का संयोजन हो या सेलों का संयोजन कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। और संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी, सेल के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी, प्रतिरोध के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कभी कभी रेसिस्टेंस प्रतिरोध को ज्यादा या कम करने के लिए, धारा को ज्यादा या कम करने के लिए, धारा अधिक बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है। तो किस क्रम में जोड़ेंगे, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या तो पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। इसलिए हमें इस संयोजन की जरूरत पड़ी। तो हम कितने तरीके से संयोजन करते हैं, हम दो तरीके से संयोजन करते हैं। कौन कौन सा संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन। इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम को सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और दूसरे को समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को। ऐसा संयोजन जिसमें सेल को एक के बाद एक जोड़ते हैं, मतलब एक सेल का धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव से, फिर दूसरे का धन ध्रुव तीसरे के ऋण ध्रुव से, ऐसे जब हम जोड़ते जाएंगे। मान लो कि ये टॉर्च होता है, टॉर्च में हम बैटरी डालते हैं तो जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो ग्रेफाइट का छड़ होता है, वो धन ध्रुव होता है। और ऋण ध्रुव से फिर हम दूसरे बैटरी के धन ध्रुव को पहले बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। फिर ऐसे करते 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 हम फिर तीसरे वाले को जोड़ते हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, श्रेणी क्रम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों या सेलों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, तो इसमें समान धारा प्रवाहित होती है। तो धारा जो होती है इसमें समान प्रवाहित होती है, एक समान प्रवाहित होती है। इसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखो, हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। ये पूरा एक परिपथ है, पूरा एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, इसमें धारा बहने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि इसमें कुंजी लगी हुई है, बंद कुंजी है ये, बंद कुंजी या स्विच बोलिए, बंद कुंजी बोलिए, स्विच बोलिए, ये बंद कुंजी है। ये सेल जुड़ा हुआ है। तो इस सेल का जो क्रम संयोजन है किस तरह का होता है, किस तरह का है, श्रेणी क्रम है, सीरीज क्रम। कैसा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये,
सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा क्रम है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्रम है। देखिए, प्लस एक बैटरी का जो धन ध्रुव है दूसरे के ऋण ध्रुव से, इसमें कितने बैटरी है? देखो, एक है, दो है, तीन बैटरी जुड़ा हुआ है। एक बैटरी का जो ऋण ध्रुव है दूसरे के धन ध्रुव से, फिर दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, ऐसे जुड़ते चला जा रहा है, तो इसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, देखिए ये भी समानांतर क्रम में एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो इसको हम एक ही लाइन में जब प्रतिरोध अनेक प्रतिरोध जुड़े हो तो उसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, बैटरी से यहां धारा निकली, धारा चली, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि धारा को मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा किसमें बह रही है, कितनी धारा बह रही है, इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का। एमीटर से धारा का मापन किया जाता है और वोल्ट मीटर से विभव का मापन किया जाता है, विभवांतर का मापन किया जाता है। अब वोल्ट मीटर का उपयोग कहां करते हैं? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए, जबकि एमीटर का प्रयोग धारा का मान ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये जान लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर से हम धारा का मापन करते हैं, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम वोल्टेज मालूम करना है तो हम वोल्ट मीटर को जो है किस क्रम में जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, किसी दो बिंदुओं के बीच जोड़ेंगे। ठीक है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। समझ में आया? तो देखिए, अगर R1, R2, R3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में ये जुड़ा हुआ है तो धारा यहां से निकली, धारा बह रही है, ये धारा बह रही है, फिर प्रतिरोध के पास जाएगी तो यहाँ पे कुछ कम होगा या ज्यादा होगा। अगर अधिक प्रतिरोध लगा हुआ है, अधिक मान का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो यहाँ से गुजरने के बाद जो धारा जब यहाँ जाएगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध बड़ा होगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा। देखो, V बराबर आई आर, हमने पढ़ा है ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो वोल्टेज भी, विभवांतर भी, विभव भी क्या होता है? बढ़ता है, विभवांतर बढ़ता है। तो वैसे ही हर एक प्रतिरोध के बाद, एक प्रतिरोध के बाद अगर प्रतिरोध अलग अलग है तो वोल्टेज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आया? और इन सभी प्रतिरोधों के मुकाबले एक प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, इसको हम तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं। सारे प्रतिरोधों के बदले एक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमें R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। अगर तुल्य वोल्टेज ज्ञात करना है कि इसमें V1, V2, V3 वोल्टेज अलग अलग है, तो इसके लिए एक वोल्टेज बताइए, सबका मान बताइए जोड़कर। तो V को हम वोल्टेज को, इसको तुल्य वोल्टेज भी बोलेंगे, इसको भी तुल्य लिख लीजिएगा, तुल्य वोल्टेज, क्योंकि तुलना कर रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। यह क्या है? फॉर्मूला है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? आप देखो, श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों में जो धारा होता है वो समान होता है। धारा यहाँ भी अगर 1 ओम है, अगर धारा यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर बहेगी, यहाँ भी 2 एम्पियर, मतलब सब में 2 एम्पियर। धारा का मान नहीं बदलेगा, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। लेकिन प्रतिरोध की वजह से वोल्टेज कम या ज्यादा होता रहता है। समझ में आया? चलिए, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि अगर 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध, ओम मतलब ओम लगा हुआ है, मतलब कि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर इसका मान मान लो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, तो इसको हमने लिख लिया 2 ओम, इसको 2 ओम, इसको 3 ओम और इसको 6 ओम लिख लिया। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
तुल्य प्रतिरोध बताइए, आर कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 6, 6 3 9 10 11 ओम, मतलब इसका टोटल प्रतिरोध है 11 ओम। अगर 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट का श्रेणी क्रम में तुल्य वोल्टेज हो तो इसको श्रेणी क्रम में तुल्य वोल्टेज क्या होगा। वोल्टेज का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट यहां दे रखा है कितना, 4 वोल्ट, और यहां दे रखा है कितना, 6 वोल्ट दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। तो इसके लिए तुल्य वोल्टेज ज्ञात करना है, तो तुल्य वोल्टेज क्या हो जाएगा, V = 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट = 6 4 10 2, 6 4 10 2 12 वोल्ट, टोटल 12 वोल्ट। समझ में आया। तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन समझा। आप समझेंगे पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, समानांतर क्रम। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अब हम जानते हैं समानांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक सेल होता है या प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधों को 2 समान बिंदुओं से जोड़ा जाता है। 2 या 2 से, देखो 2 से अधिक प्रतिरोध है जिनको 2 समान बिंदु से जोड़ रहे हैं, एक ये समान बिंदु और एक ये बिंदु, ठीक है। 2 बिंदुओं से ही हम जोड़ते हैं, 2 समान बिंदुओं से जोड़ा जाता है तो उनका व्युत्क्रमों का योग, तो इस प्रतिरोध के व्युत्क्रमों का योग, देखिए व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के बराबर होता है। समझ में आ गया, तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। इसी को हम समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं। जब 2 से अधिक प्रतिरोध, देखो धारा I बह रही है, परिपथ में धारा I बह रही है, I बह रही है, इस बिंदु पे 3 प्रतिरोध आके जुड़ा हुआ है, एक ये वाला R1 R2 R3 जुड़ा हुआ है, 3 प्रतिरोध, तीनों में धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ भी I1, यहाँ भी I2 और यहाँ भी I3, तीनों में I धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब यहाँ धारा क्या हो रही है, बंट जा रही है, धारा यहाँ पे बढ़ जा रही है, फिर आके यहाँ पे एक हो रही है। अब वोल्टेज क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज है वो क्या होता है, समान होता है। इसको हम वोल्टमीटर होता है, इसको वोल्टेज मापा जाता है वोल्टमीटर से। यह क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्टेज मापने के लिए। तो वोल्टेज भी समान रहता है, धारा बढ़ जाती है। समझ में आया, धारा बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है, वोल्टेज समान रहता है। और वोल्टेज समान होने के कारण ही, वोल्टेज समान होने के कारण ही हमारे घरों में समानांतर संयोजन होता है। समझ में आया। हम कहते हैं ना कि पंखा धीरे चल रहा है, वोल्टेज कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वोल्टेज नहीं है, कम है। तो वोल्टेज इसमें समानांतर क्रम में क्या होता है, समान रहता है। धारा तो बढ़ जाती है, तार में जैसे हम तार को जोड़ते जाते हैं तो धारा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, धारा बढ़ जाएगी। लेकिन जो वोल्टेज होगा तारों में, जो वोल्टेज होगा वो हमेशा हर एक जगह पे समान रहता है। और क्या कारण है कि समानांतर क्रम का संयोजन का उपयोग हम घरों में करते हैं, ठीक है। घरों में संयोजन के लिए इसका जो है लिख लीजिएगा, घरों में संयोजन के लिए क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहता है, घरों में संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। घरों में संयोजन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
घरों में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है? घरों में संयोजन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोई परिपथ, कोई तार अगर यहां से टूट जाता है, यहां से अगर टूट जाता है तो ये वाला तो बंद हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा? चालू रहेगा। किसी एक तार के टूट जाने से, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो किसी एक तार के टूट जाने से पूरा का पूरा परिपथ बंद नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे यंत्र हैं जो चालू रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का उपयोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज घरों में करते हैं। श्रेणी क्रम में नहीं करेंगे। श्रेणी क्रम में करेंगे तो केवल उसमें एक ही तार होता है, एक ही तार में हम प्रतिरोध को जोड़ते जाते हैं। अगर यहाँ से तार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो पूरा का पूरा परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और इसमें अगर कोई एक तार टूट जाता है तो पूरा का पूरा परिपथ बंद नहीं होता है, चालू रहता है। ठीक है, इसीलिए इस संयोजन का उपयोग पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम का संयोजन का उपयोग हम घरों में वायरिंग के लिए करते हैं। बिजली का जब तार बिछाया जाता है उसके लिए किया जाता है। समझ में आया? अगर इसका हमें प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध देखिए, ये फार्मूला से 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध का पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1/R, पहला प्रतिरोध कितना है? 2 है, तो 1/2 प्लस 3 ओम, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम, तो 1/3, तीसरा प्रतिरोध कितना है? 6, 1/6। बस इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना? 6, 2 3 6, 3 दूना 6, 6 का 6, 1, 3 2 5 और 1 6, 6/6, मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 1 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध बाबू कितना हो गया? 1 ओम हो गया। ठीक है, तो समझ में आया? क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं इस फार्मूले से आप लोग बनाइएगा, इस फार्मूले से बनाइएगा, क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो समझ में आया? अब देखो, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में अंतर क्या होता है? श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोग होता है, योग होता है, वो अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। प्रतिरोधों का जो योग होता है बहुत अधिक होता है। लेकिन समानांतर क्रम में प्रतिरोध, अब अभी हमने निकाला 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को समानांतर क्रम में जब हमने निकाला तो प्रतिरोध केवल 1 ओम आया। लेकिन अगर यही हम श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को निकालते हैं तो देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस कितना? 6, 6 3 9 10 11 ओम का प्रतिरोध आ गया। ठीक है, तो इसीलिए श्रेणी क्रम का, इस कारण से भी हम श्रेणी क्रम का यूज घरों में नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा और तार जो है हीट कर जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा और परिपथ क्या होगा? टूट जाएगा। जबकि वही जो है पार्श्व क्रम में अगर हम संयोजित करते हैं तो प्रतिरोध नियंत्रित रहता है, कम रहता है प्रतिरोध, धारा का मान हमेशा बना रहता है, वोल्टेज हमेशा बना रहेगा, वोल्टेज समान रहेगा। ठीक है, वोल्टेज समान रहता है। इसी कारण से हम पार्श्व क्रम का उपयोग हम घरों में बिजली वायरिंग के लिए करते हैं। समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या सीखा? श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम हमने सीखा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ताप का प्रभाव क्या है, करंट पर, धारा पर ताप का प्रभाव क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।